हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो MQ-9 को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले साल मार्च तक इसकी डील साइन हो सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं 31 MQ-9 प्रेडेटर B ड्रोन हमारे द्वारा प्रोक्योर किए जाने हैं। तो इसमें से 15 जो हैं ये नेवी के लिए हैं और 8 एयरफोर्स और आर्मी के लिए होंगे। मोस्टली ये सर्विलेंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, पर इनको आर्म्ड ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वेपन्स भी इनसे लगाए जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें MBDA द्वारा ये प्रपोजल रखा गया है कि वो अपनी ब्रिमस्टोन एयर टू सरफेस मिसाइल इन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने को तैयार हैं, जो कि वो खुद के MQ-9B में इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो ये ब्रिमस्टोन बहुत कैपेबल एयर टू सरफेस मिसाइल है और हमने पहले भी वीडियो बना रखा है जहां पर हमने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि इन मिसाइल्स को हम अपने LCH प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म पे भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। तो एक बार ये मिसाइल्स हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जाने लगेंगी तो हम उन प्लेटफॉर्म में भी इनको लगाकर देख सकते हैं। तो ब्रिमस्टोन की अगर हम डिटेल में बात करें तो ये ब्रिटिश ओरिजिन की मिसाइल है, 2005 से ही सर्विस में है और मात्र 50 किलोग्राम यानी कि 50 किलो की मिसाइल है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकती है मैक 1.3 की। और जो ब्रिमस्टोन 1 है उसमें अगर आप फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च करते हैं तो 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलती है, वहीं पर हेलीकॉप्टर से 12 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है। ब्रिमस्टोन 2 में जहाँ पर रेंज एक्सटेंशन हुआ है, आपको फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलती है, वहीं पर हेलीकॉप्टर से 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो इस मिसाइल को आर्मर बीट करने के लिए बनाया गया है और ये टेंडम शेप्ड चार्ज वॉरहेड को कैरी करती है, जो कि रिएक्टिव आर्मर्स को भी भेदने में सक्षम है। इवन एंटी आर्मर रोल में इसे AGM-65 मैवरिक से भी ज़्यादा कैपेबल बताया जाता है और इन मिसाइल्स को काफ़ी ज़्यादा वॉर में इस्तेमाल किया गया है और रिजल्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहे हैं। तो ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और ये मिलीमीटर वेव रडार को इस्तेमाल करती है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करती है अपने आप को नेविगेट करने के लिए। तो जो टारगेट डेटा है वो मिसाइल में पहले ही फीड कर दिया जाता है और उसके बाद ये टारगेट को ढूंढकर उसे खुद डिस्ट्रॉय करती है। अगर टारगेट ना मिले तो ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत एडवांस मिसाइल है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ये टारगेट को खुद आइडेंटिफाई करने में सक्षम है और उनको प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट कर सकती है। यहाँ तक अगर 24 मिसाइल्स को एक बार में फायर किया गया है तो हर एक मिसाइल अपने हिसाब से टारगेट को सिलेक्ट करते हुए सबसे एफिशिएंट वे में हिट करने में सक्षम है। तो क्योंकि ये मात्र 50 किलो की मिसाइल है तो एक प्लेटफॉर्म मल्टीपल ऐसी मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। तो अगर हम MQ-9 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक बार में ये मिनिमम 8 ब्रिमस्टोन मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि काफ़ी डिसेंट फायर पावर है। बाकी इस मिसाइल को अपग्रेड भी किया गया है स्पीयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका मतलब है सिलेक्टिव प्रिसीजन इफेक्ट्स एट रेंज, जिसके बाद जो ब्रिमस्टोन की मैक्सिमम रेंज है इसमें 200% इंक्रीज जो है ये हुआ और ये मूविंग टारगेट को और ज़्यादा एफिशिएंटली हिट करने में सक्षम हुई। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो स्पेशली मूविंग टारगेट के अगेंस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है। तो इस मिसाइल का एक नेवल वर्जन भी है जिसे सी स्पीयर कहा जाता है और ये नेवल MQ-9 से लगाई जा सकती हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगी, पर जो स्मॉल बोट्स हैं जैसे कि पायरेट बोट्स हो गई, उनके अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी। तो ब्रिमस्टोन का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसे ब्रिमस्टोन 3 कहा जाता है, जिसे पहली बार 2019 में फायर करके देखा गया था। इसमें गाइडेंस मैकेनिज्म और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं जो कि इस मिसाइल को और भी ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनाते हैं और यही मिसाइल ब्रिटिश MQ-9B में फिलहाल के लिए इंटीग्रेट करी गई हैं। साथ ही साथ इसका जो स्पीयर वर्जन है उसका भी एक एडवांस वर्जन आया है जिसे स्पीयर 3 कहा जाता है, जो कि एक हैवियर 100 किलोग्राम की मिसाइल है, पर वहाँ पर आपको स्ट्राइकिंग रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाती है जो कि 130 से 140 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। पर फिलहाल के लिए वो मिसाइल फाइटर प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करी जा रही है। तो ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और डेफिनेटली हमें इस पर विचार करना चाहिए। अपने MQ-9 से तो इसे इंटीग्रेट करना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने LCH प्रचंड के साथ भी इनका इंटीग्रेशन करना चाहिए और हम यहाँ तक कहेंगे कि हमारे LC तेजस के साथ भी इनका इंटीग्रेशन करना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से भी फायर होती हैं, सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये तेजस की एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। इवन हम इस लेवल तक कहेंगे कि इतनी क्रूशल मिसाइल्स हैं कि हमें इनके इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बात करनी चाहिए ताकि इनको हम बड़े नंबर में ऑपरेट कर सकें। तो कुछ लोगों का यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट होगा कि हम अपने इंडिजिनस वेपन्स सेम कैटेगरी में बना ही रहे हैं तो इन मिसाइल्स को क्यों लें। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि वेपन वर्सेटैलिटी होने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने वेपन्स को ज़्यादा बड़े नंबर में ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये कैपेबल मिसाइल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक मिशंस में ऑपरेशनल एडवांटेज देने में सक्षम है। और अगर हम इन्हें इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
होपफुली हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।